पहले ही डिबेट से कुछ चीजें डिस्क्लेमर में डाल दी जाती हैं। डिस्क्लेमर यह है कि आज यह वीडियो केवल और केवल इस बात के लिए है क्योंकि हाल ही में हमारी फ्रेटर्निटी के अंदर लीजेंडरी व्यक्ति ध्रुव राठी जी के द्वारा एक वीडियो बनाया गया था जिसमें उन्होंने भारत में डिक्टेटरशिप है या आ रही है इस बारे में चर्चाएं की थी। क्या ये नॉलेज सही है या इसमें कोई और तर्क भी है? ऐसी स्थिति में जनरली मैं अवॉइड करता हूं कि ऐसे विषयों के ऊपर सेशंस किए जाएं, लेकिन आज के सेशन की मजबूरी यह है कि अगर मैं इस पर सेशन नहीं करता हूं तो एक पक्ष जिसमें कि आपको डिक्टेटरशिप का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, भीड़ तंत्र का मतलब क्या होता है, क्या सुधार टेक्निकली इलेक्टोरल सिस्टम में होने चाहिए, ये तमाम बातें रह जाएंगी। इसलिए मौके की नजाकत को समझते हुए आज के सेशन को किया जा रहा है। ये डिस्क्लेमर है। डिस्क्लेमर में एक बात और भी है और वो ये है कि चूंकि ये सेशन ऐसे समय पर हो रहा है जिस समय देश के अंदर चुनाव है, चुनाव के समय पर इनका वीडियो आना, और चूंकि मैं भी ये वीडियो आपके सामने ये बताने के लिए करूंगा कि डिक्टेटरशिप क्या नहीं होती है, संभवतया कुछ लोगों को इस वीडियो से यह अनुभव भी प्राप्त हो कि मैं सरकार के पक्ष में बात कर रहा हूं। ऐसी स्थिति में सरकार का पक्ष और विपक्ष दोनों साइड में हटाकर सुनने का प्रयास करिएगा कि डिक्टेटरशिप क्या होती है, और अगर रियल में भारत में डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता, और तीसरा अगर वाकई में कुछ जरूरत है तो वो क्या है, जो कि सबसे एंड में आपको रिमार्क के रूप में दिया जाएगा। तो सेशन अब यहां से शुरू होता है। चलिए शुरू करते हैं। बात की जाए डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की, तो ऐसी स्थिति में ध्रुव राठी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग रहा है, और ऐसी स्थिति में हमारे पास में हमारे कई लिसनर्स ने ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर कई बार कमेंट करके पूछा है कि सर इस विषय पर कुछ बोलिए, डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप पर कुछ बोलिए, क्योंकि ध्रुव राठी ने किम जोंग उन को और चाइना को बड़ा चढ़ा करके बताया है कि कुछ वैसा होने जा रहा है। एनीवे, उन्होंने अपना व्यू पॉइंट रखा, हम अपना व्यू पॉइंट रख देते हैं। आप लिसनर पढ़े लिखे लोग हैं, जो समझ में आए उतना ले लीजिएगा। लेकिन जब डिक्टेटर्स की बात होती है तो हमें रेडिट का एक बहुत ही अच्छा डेटा निकलता जिसमें दिखता है कि डिक्टेटर्स की काउंटिंग ऐसे होती है कि उन्होंने कितने मिलियन लोगों को मारा। इसमें जिन लोगों के नाम सबसे ज्यादा चर्चित हैं उनमें हिटलर का नाम आता है जो 17 मिलियन लोग मार चुका है। ऐसे ही जोसेफ स्टालिन का आता है जो 23 मिलियन लोग मार चुका है। माओ जेडोंग का आता है 78 मिलियन लोगों का आता है। तो डिक्टेटर्स की जो परिभाषा आती है उन परिभाषाओं में किम जोंग उन जैसे बाबाओं का भी नाम आता है, लेकिन यहां पर हत्याओं से काउंट किया जाता है कि कौन कितना बड़ा डिक्टेटर है। बट एनीवे, यहां पर हम इन नंबर्स का सबसे एंड में चर्चा करेंगे, चूंकि उस पूरे सेशन में, अच्छा इस सेशन के लिए आप में से बहुत सारे लोग वो सेशन पहले देख चुके होंगे, नहीं देखा है तो मैं क्रॉस रेफरेंस बार बार लेता चलूंगा कि उस वीडियो में नॉर्थ कोरिया और चीन जैसा होने के बारे में कहा गया है। निश्चित ही अगर ऐसा है तो चीन के अंदर जिस प्रकार से सरकार के विरोध में बोलने वाले खुद के नेता गायब हो जाते हैं, ऐसा संभवतः भारत में हो रहा होता। सरकार के विरोध में बोलने वाले जैक मा जैसे अलीबाबा के मालिक लोग गायब हो जाते हैं, संभवतः ऐसा भारत में हो रहा होता। चर्चा करेंगे सारी बातों की, लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल नॉलेज ले लेते हैं। देखिए, टाइप ऑफ गवर्नमेंट की जब बात की जाती है ना, सरकारें कितने प्रकार की होती हैं, इस बात की बात की जाती है तो कहा जाता है सरकार है क्या? जनता पर शासन करने वाला कोई तो है, लेकिन डेमोक्रेसी में इस जनता के शासन को जनता का ही शासन कह दिया जाता है। होना जनता पर ही शासन है, तो जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन डेमोक्रेसी है। लेकिन शासन कौन कर रहा है? जनता जब शासन कर रही है तो डेमोक्रेसी है। और उस जनता को हटाकर अगर राजा शासन कर रहा है तो मोनार्की है। राजा संसद के साथ मिलकर के कर रहा है तो उस मोनार्की के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की शब्द जोड़ दिया गया है। अगर राजा के स्थान पर सेना शासन कर रही है तो सैनिक शासन है। जनता के स्थान पर शासन करने के लिए अगर कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जो अपनी सीट को छोड़ ही नहीं रहा है, ना वो इलेक्शन की बात करता है, यानी कि लोगों को ना तो वोट देने की बात करता है और ना ही लोगों को बोलने की इजाजत देता है। ये वो दो पॉइंट हैं जो डिक्टेटरशिप की सबसे बड़ी पहचान बनते हैं। पूरे सेशन में इन दो चीजों को बहुत ज्यादा फोकस करके चलिएगा। नंबर पहला, लोगों को वोट देने की ताकत, और नंबर दूसरा, लोगों की अभिव्यक्ति की आजादी। मैं केवल इस सेशन की शुरुआत में एक लाइन बोल करके इस विषय को और आगे बढ़ाऊंगा। जब लोग डिक्टेटरशिप की चर्चा कर रहे थे, मेरी टीम ने मुझसे पूछा कि सर आप इस विषय पर वीडियो क्यों नहीं बना रहे हैं। मैंने कहा यार, ये केवल एक
ठीक है, व्यू रखने का तरीका हो सकता है किसी व्यक्ति का। बोले नहीं, लोग बड़ा डिमांड कर रहे हैं कि डिक्टेटरशिप है क्या। मैंने केवल एक पॉइंट अपनी टीम को रेज किया था जो मेरे अंतर मन का भाव था कि अगर सही मायने में देश के अंदर डिक्टेटरशिप रही होती ना, तो हमारे देश में सोशल मीडिया पर यह जो डिक्टेटरशिप वाला वीडियो है ना, यह आया ही नहीं होता। मेरे प्यारे साथियों, चीन के अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, फेसबुक नहीं चलता है, व्हाट्सएप नहीं चलता है। नॉर्थ कोरिया में तो बाहर की कोई सूचना एंटर नहीं कर सकती है, बाहर की फिल्में तक अंदर एंट्री नहीं करती हैं। अगर सही मायने में इंडिया में डिक्टेटरशिप रही होती तो भारत में सरकार के विरोध में बोलने वाले, चाहे पत्रकार हो चाहे यूट्यूबर्स हो, उनकी मास फॉलोइंग नहीं होती। हमारे देश के अंदर अगर सही मायने में डिक्टेटरशिप होती ना, तो ये सबसे पहले फ्रीडम ऑफ स्पीच कर्टेल होती, बोलने की आजादी रुकती। हां, कुछ लोग बाल कलाकार हैं जो ये कह देते हैं कि ध्रुव भाई ने तो विदेश में बैठ करके, जर्मनी से बैठकर वीडियो बनाया है, सरकार इसलिए कुछ नहीं बिगाड़ पाई है। मैं आपका त्रुटि सुधार कर देता हूं, उन्होंने चाहे कहीं से भी बैठकर वीडियो बनाई हो, अगर देश की टेरिटरी के अंदर यूट्यूब भी वीडियो चला रहा है, सरकार चाहे तो उसे रोक सकती थी। अर्थात जिस प्रकार से निर्भया गैंग रेप के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बीबीसी ने बनाई थी, सरकार ने मना कर दिया था कि नहीं, इससे हमारी देश की इमेज खराब होती है, इसे नहीं प्रसारित करिएगा। सरकार चाहती तो उस वीडियो को रोक सकती थी। आज चाहे अभिसार शर्मा हो, चाहे पुण्य प्रसून वाजपेयी हो, चाहे रवीश कुमार हो, सरकार को पानी पी पी कर सवाल करते हैं और जहां जहां मन में आता है वहां वहां कोसते हैं। अच्छी बात है। आजकल तो पत्रकारों को देखकर यह फीलिंग आने लगी है कि पत्रकार दो प्रकार के हो गए हैं। एक वो पत्रकार जो सरकार की तारीफ में लगे हैं, एक वो पत्रकार जो सरकार को कोसने में लगे हैं। यानी सत्ता पक्ष के पत्रकार और विपक्ष के पत्रकार। अब तो याद आने लगी है DD1 के टाइम की, जिस समय एक पत्रकार आया करता था, दोनों बातें सुनाया करता था, सरकार की ये योजना है, विपक्ष ने ये आंदोलन किया है। आजकल वो पत्रकारिता कहीं गायब हो गई है, लेकिन जनता को अपने विरोध को दर्शाने के लिए कहीं ना कहीं कोई स्थान चाहिए होता है। सोशल मीडिया सबसे सस्ता स्थान है। कोई भी पत्रकार माइक, कैमरा, टीवी एक्शन करके शुरू हो जाता है। न्यूज चैनल बनाने में करोड़ों रुपया खर्च होता है। सोशल मीडिया भरपूर तरीके से चल रहा है और अगर सरकार चाहती तो ये सारी चीजें करटेल हो जाती। ये बात तय मानिएगा। आज आपको सरकार के विरोध में जो भी बातें पता चलती हैं, वो पता तो सोशल मीडिया से ही चलती हैं। और वो जब सब सर्वाइव कर रहे हैं, चाहे कोई राजनेता हो, हम किसी राजनेता का डेडिकेटेडली नाम नहीं लेंगे, लेकिन आप कौन सा राजनेता उठाइए, चाहे अपोजिशन में उठाइए, चाहे पोजीशन में उठाइए, चाहे धर्म के आधार पर उठाइए, चाहे क्षेत्र के आधार पर उठाइए, कौन व्यक्ति है जो सरकार के बारे में खुलकर नहीं बोल पा रहा है? सब तो बोल रहे हैं। तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच कहां कर्टेल होती है? खैर चलिए, कोई नहीं, हम वापस लौटते हैं अपने मुद्दे पर। हमने सत्ता के प्रकार बताने का प्रयास किया। राजा रानी की सत्ता मोनार्की है। कॉन्स्टिट्यूशन का साथ जुड़ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है। जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होता है, डेमोक्रेसी है। डिक्टेटरशिप में जो व्यक्ति है वो लगातार बना रहता है। ऐसी स्थिति में चाहे बेलारूस के ये लुकाशेंको हो, चाहे फिर फिलहाल के लिए किम जोंग उन हो, ये सब वो क्षेत्र के अंदर लोग हैं जो अपनी सत्ता को जाने नहीं देते हैं। खैर कोई बात नहीं, अब हम इनको बकायदा आपको पॉइंट वाइज बताते चलेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको ये समझा पाएं किन किन आधारों पर आपके दिमाग में ये बैठे कि हमारे देश में डिक्टेटरशिप नहीं है। हां, एक चीज है, और वो क्या है? मेजॉरिटेरियन सरकार है, बहुमत की सरकार है। और चूंकि बहुमत की सरकार एक धर्म विशेष के साथ है, हिंदू धर्म की मान्यताओं को प्रचारित करती है, हिंदू धर्म के संरक्षण की बातें करती है, प्रचार प्रसार की बात करती है, ऐसी स्थिति में 80% भारत की जनसंख्या जो कि बहुसंख्यक है, उनके हिसाब से वो फेवरेटिज्म की सरकार प्रतीत होती है। ऐसी सरकार के विपक्ष में बैठे लोग जिन्हें यह लगता है कि बाकी लोगों के हित में बात नहीं है, आज उनको भी जवाब दिया जाएगा। क्योंकि सरकार की एक भी योजना ऐसी नहीं होती, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे स्वच्छता अभियान हो, चाहे सोलर पैनल की योजना हो, चाहे किसानों को राहत देने की योजना हो, जो ये कहकर आए कि ये हिंदुओं को मिलेगी, मुसलमानों को नहीं मिलेगी, ये ईसाइयों को मिलेगी, ये सिखों को नहीं मिलेगी। ऐसा नहीं होता है। हमारे देश में सारी योजनाएं सभी धर्मों के लिए एक साथ आती हैं। लेकिन सरकार जब अपने मैनिफेस्टो में राम मंदिर जैसा विषय लेकर आती है, तो फिर कुछ लोगों को यह कहने का स्थान मिलता है कि सरकार बहुसंख्यकों को ध्यान में रखकर बात कर रही है। जी नहीं, अगर इस बात को रिवर्स पूछ लिया जाए और यह कहा जाए क्या बहुसंख्यक होना गुनाह है? क्या देश के अंदर हिंदू होना गुनाह है? क्या यह होना गुनाह है कि 80% इस देश की आबादी होते हुए भी उनकी जो मान्यताएं हैं, जो पैदा होते ही राम नाम के साथ चर्चाएं शुरू होती हैं, राम नाम सत्य पर खत्म होती हैं और उन्हीं राम को अपनी जगह नहीं पता है? आप सोचिए, काशी विश्वनाथ जैसे स्थान को 350 साल की लंबी
लंबी बैटल झेलनी पड़ती है। प्रमाण है कि कितनी बार न जाने वहां पर भगवान शिव के मंदिर को तोड़ा गया है, उसके बाद भी हम भगवान शिव के लिए लोकल कोर्ट में जाकर के आस्था की बात करते हैं। विचार कीजिए कि ज्ञान व्यापी टेंपल, ज्ञान व्यापी जो मॉस्क का मुद्दा है वो अभी भी इस विषय पर अटका हुआ है कि ये टेंपल है कि मॉस्क है। आप विचार कीजिए। साथ ही साथ चाहे फिर वो कृष्ण की भगवान की मूर्ति, बहुत सारी बातें हैं, चाहे मथुरा का मामला हो, ये तमाम बातें। अगर डेमोक्रेसी वर्सेस डिक्टेटरशिप की बात की जाए, अगर सरकार वाकई में डिक्टेटरशिप पर आ जाए, अगर सरकार वाकई में 80% को ध्यान में रखकर काम करने लग जाए, तो सुप्रीम कोर्ट का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ये सारी बातें छोटे छोटे प्रमाण के रूप में, वार्ता के रूप में मैं लेके आया कि डिक्टेटरशिप होती तो क्या होता। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सुधारों की। सुधार के मतलब क्या क्या चाहिए हो सकता था अगर वाकई में अभी जो फिलहाल चीजें दिख रही हैं वो क्या हैं, जिसको डिक्टेटरशिप बताकर डराया जा रहा है वो नहीं तो क्या है। चलिए मैं बताता हूं। देखिए, अभी बहुमत की सरकार बढ़ती जा रही है। बहुमत की सरकार से मतलब अभी बीजेपी ने अपने चुनावी मैनिफेस्टो में कह दिया कि हम 400 सीटें एनडीए गठबंधन पार करेगा, 370 अकेली बीजेपी लेके आएगी। ऐसी बातें जब होती हैं तो अपोजिशन को लगता है कि कुल 543 में से 400 तो यही क्लेम कर दिए, तो हम कहां जाएंगे। तो बहुमत जब बढ़ता है, एक जैसी विचारधारा के लोग ज्यादा होते हैं, तो जो बची हुई विचारधारा के लोग हैं उन्हें लगता है कि बहुमत का शासन दैट मींस डिक्टेटरशिप। लोकतंत्र की अगर कोई कमियां गिनाने निकले ना तो उसकी सबसे बड़ी कमी यही है, यहां पर भीड़ तंत्र भी चलता पैरेलली है। यहां पर उन लोगों का भी विचार मायने रखता है जिन्हें आप संभवतया अपने यहां पर सर्वेंट रखते हो सकता है जिन्हें आप नौकरी देते हो सकता है आपकी कंपनी में 50,000 लोग काम करते हो, आप मालिक हो, लेकिन इलेक्टोरल सिस्टम में उन 50,000 लोगों के वोट की वैल्यू आपके वोट की वैल्यू के बराबर नहीं है। 1 इज इक्वल टू 50,000 नहीं है। 50,000 इज फार 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 ग्रेटर देन 1, यानी दे इंडिविजुअली ट्रीटेड एज सिंगल वोट, है ना। इसका मतलब यह है कि लोकतंत्र की जब बात की जाती है तो उसकी कमियों में जिन्हें काउंट किया जाता है कि क्या गलत है, गलत यह है कि ऐसी स्थिति में असमानता का जो भाव उत्पन्न रहता है कि जिसके विचार ज्यादा, जिसका धर्म की मेजॉरिटी ज्यादा, जिसका क्षेत्रवाद ज्यादा, जिसकी भाषा की बातें ज्यादा, जिसकी जाति का भाव ज्यादा, जिसका पैसा ज्यादा, जिसकी विचारधारा ज्यादा, वो लोग हमेशा अपने आदमी को जिता के ले जाते हैं। तो यह कहने का मतलब यह है कि देश में अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम को रिफाइन करने के तरीके चाहिए तो यह विचार करना होगा कि कैसे इसमें और संशोधन किए जा सकते हैं। जैसे अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज कही जाए तो वो ये है कि डेमोक्रेसी में जो सबसे इंपॉर्टेंट डिमांड की जा सकती है चीज क्या है, सबको वोट देना मैंडेटरी करा दिया जाए। कि अगर आपने वोट नहीं दिया तो किसी भी प्रकार से, चाहे आप उनसे ये कहिए कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न में इस बार टैक्स बढ़ जाएगा, आप उन्हें इंसेंटिवाइज करिए या पिनलाइज करिए, लेकिन वोट देने के लिए मैंडेटरी करिए। देश के अंदर बहुत सारे लोग जो इस समय सोशल मीडिया पर बैठकर बातचीत कर रहे हैं, ट्रोलिंग कर रहे हैं, कमेंटबाजी कर रहे हैं, अगर ये सब लोग भी वोट देने चले जाए ना तो भी बहुत बड़ा परिवर्तन हो सकता है। क्यों ऐसा होता है कि हमारे लोकसभा के चुनाव में 60 से 65% मतदान होता है, राज्य मतलब जो अपने विधानसभा के चुनाव में 70 से 75% मतदान, 100% लोग हैं कहां, उसमें सुधार करने की आवश्यकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, जब बात आती है कि आपको ये तो डेमोक्रेटिक पार्ट के हिसाब से मैंने आपको बात बताई, बात की जाए रिलीजियस फ्रीडम की बात की जाती है कि हमारी डेमोक्रेसी के अंदर रिलीजन्स को समानता कैसे दी जाए, क्यों नहीं दी जा सकती है। सरकार अगर हर पक्ष और हर पहलू को ओपन तरीके से सुप्रीम कोर्ट के अंदर मौका दे अपनी बात रखने का, तो आप जुडिशियल रिफॉर्म्स के साथ बात करिए। जुडिशियल रिफॉर्म्स का मतलब है कि केस अगर कोर्ट में गया हुआ है तो उसकी सुनवाई का एक नियत समय होना चाहिए। 70-70 साल तक क्यों कोई मामला चलता है, आवश्यकता है न्यायपालिका के अंदर कार्य में देरी ना हो। न्यायपालिका में सुधार लाइए, लोकतांत्रिक तरीकों में सुधार लेकर आइए, इस तरह की सरकार लाइए जिसकी वजह से लोगों को अपनी मांगे पूरी होती हुई दिखें। अकाउंटेबल गवर्नमेंट लाइए। सरकारें जो अपने मैनिफेस्टो में वादे करें, उन वादों को अगर पूरा नहीं कर पा रही हैं तो फिर उनके आधार पर ओपन डिबेट जैसे अमेरिका में चलती है वैसे करिए। नंबर तीसरा, यूनाइटेड किंगडम के अंदर जो प्रक्रिया अपनाई जाती है डेमोक्रेसी की, उस प्रक्रिया को अपनाइए। क्या? शैडो गवर्नमेंट बनाइए। शैडो गवर्नमेंट क्या होती है? अगर आज हमारे केंद्र में एक पार्टी की सरकार है तो अपोजिशन पैरेलली वैसी की वैसी सरकार कैबिनेट में बनाए, संसद में बनाए। यूके में क्या होता है, हमने वेस्टमिनिस्टर मॉडल अपना तो लिया लेकिन उनकी बातें नहीं अपनाते। क्या? वहां पर अकाउंटेबिलिटी तय है। अगर कोई भी घटना होती है तो मंत्री को जिम्मेदार ठहराया जाता है। आप सोचिए कितनी बार वहां पर पीएम बदल गए। ऋषि सुनक प्रधानमंत्री कैसे बने ही ऐसे, क्योंकि उनको अकाउंटेबल तरीके से तय किया गया था। ऐसे ही अगर कोई भी व्यक्ति जिम्मेदार तय कर दिया गया है कि यह व्यक्ति इसके राज में ऐसा हुआ तो उसे पद से हटना होगा,
ऐसा होता है यूके के अंदर, हमारे देश में भी बनाइए कि अगर रेल दुर्घटना होती है तो मंत्री महोदय को हटना पड़ेगा, पेपर चोरी होता है सीएम को हटना पड़ेगा, अगर हमारे देश के अंदर कहीं चोरी होती है तो वित्त मंत्री को हटना पड़ेगा। इस प्रकार से अकाउंटेबल गवर्नमेंट बनाई। और शैडो गवर्नमेंट क्या है? आप अपोजिशन के नाम पर केवल संसद छोड़ के भागिए नहीं, आप कहिए कि वित्त मंत्री महोदय आपने ये जो बजट प्रस्तुत किया है, अगर मैं होता वित्त मंत्री तो मैं इस तरह का बजट बनाता जिसमें इस योजना के लिए इतना होता। अपोजिशन अपने मंच का, सोशल मीडिया का, जनता के सामने जाने का पूरी तरह से उपयोग करते। मेरे प्यारे साथियों, हमारे देश ने गांधी जी के समय तब आजादी पाई थी जब सब तरह से हमारी अभिव्यक्ति को रोका हुआ था। प्रेस की स्वतंत्रता नहीं थी, सोशल मीडिया नहीं था, हमारे पास कोई तरीका नहीं था अभिव्यक्ति का। तब भी एक डंडी लेकर चले हुए व्यक्ति ने अंग्रेजों को यहां से खदेड़ दिया था। अगर वास्तविकता में हमारे राजनेता राजनीतिक शक्ति से परिपूर्ण हो तो पद यात्राएं करें, पूरे देश के अंदर जनता से जुड़े, जनता की मांगों को उठाएं। कहां आवश्यकता है सोशल मीडिया की? हमारे देश की जनता बैठकर नुक्कड़ चौराहों पर सुनती है नेताओं को। इतनी बड़ी आबादी है हमारे देश की। गांधी जी ने अंग्रेजों के काल में जहां कुछ नहीं था तब जाके अंग्रेजों को भगा दिया था। राजनेताओं को आवश्यकता है कि वो थोड़ी खुद भी मेहनत करें, निकलें और जनता से जुड़ें, जनता के मुद्दों की बात करें। केंद्रीय मुद्दे ही नहीं, क्षेत्रीय मुद्दे भी हों। और रही सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो आए दिन आप देखते हैं ना कि राजनेताओं ने पार्टी बदल ली, उसका इलाज बताता हूं मैं। इलाज के रूप में सबसे इंपॉर्टेंट जो अभी मेयर वाली बात हुई थी और राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग हुई थी, मैंने दोनों ही जगह बात बताया था। एंटी डिफेक्शन लॉ के एम्बिट में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया जाए। 2/3 पार्टी के मेंबर अगर दूसरी पार्टी में मिलते हैं तो इसे वैलिड किया हुआ है, बदल दीजिए ना कानून, इसको 100% कर दीजिए। 100% पार्टी मर्जर करेगी तो मर्जर कहलाएगा, एक भी व्यक्ति गया तो उसे कैंसिल कर दिया जाएगा। लीजिए, कानूनी तो बनाना है। दूसरा, अभी आपके अंदर जो नगर पालिका नगर निगम के अंदर देखने को स्थितियां मिलती हैं, बाड़ेबंदी मिलती है, हॉर्स ट्रेडिंग मिलती है, बदलिए ना इसको। कैसे बदल सकते हैं? एंटी डिफेक्शन लॉ में लोकल जो बॉडीज हैं, नगर पालिका नगर निगम पंचायती राज, ये कवर नहीं है, करिए ना कवर इनको। नंबर तीसरा सुनिए, अभी तीसरी जो राज्यसभा के अंदर क्रॉस वोटिंग की बात है, राज्यसभा के अंदर जो वोटिंग है उसको लाइए ना एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, बच जाएंगी सारी चीजें। जो आवश्यकता है सख्त कानूनों की, सख्त नीति की, डेमोक्रेसी के सुधार की, अमेरिका से, ब्रिटेन से हमने बहुत सी अच्छी चीजें ली हैं, लेकिन राजनीतिक सुधार में, डेमोक्रेटिक सुधार में अभी ब्रिटेन से हमको बहुत कुछ लेना बाकी है। हमने जब बहुत सारी चीजें, 2/3 हमारा संविधान एज इट इज कट कॉपी पेस्ट है दुनिया भर का, हम उठा करके लगा के सीधा बना लिए हैं। तो उठाइए ना, परिवर्तन कीजिए, हमारी डेमोक्रेसी में बहुत सारे परिवर्तन कीजिए। तो आवश्यकता हमें सुधार की है, निराश होने की नहीं है। और जब तक बात हो भीड़ तंत्र की, बहुमत की, या फिर लोकतंत्र के नाम पर कहने की कि मेजोरिटेरियन की सरकार है, तो भाई देश के जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे शुरुआत में संविधान सभा बनाने वाले, उन्होंने हमारे लिए यही चुना था। लेकिन हर बार यही रहेगा, आवश्यक नहीं है। आप जागृत युवा हैं, अपनी बातें रखें, मंच पर जाएं और अपनी बातों को बेहतर तरीके से रखें। निश्चित ही आप में से बहुत सारे लोगों को आज के सेशन से उनके अंदर का कॉन्फिडेंस हिला होगा कि यार ये आदमी ऐसी बातें क्यों बोलकर चला गया। संभवतया उनका ईगो मसाज नहीं हुआ होगा, हो सकता है उनको उनकी जैसी बातें नहीं मिली होंगी। ऐसी स्थिति में वो अपनी विचारधारा के साथ रह सकते हैं। लेकिन हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि यदि आप इतनी देर तक इस सेशन को सुन लिए हैं और आपको अगर लगता है कि इस बात में थोड़ी भी सच्चाई है, तो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा।